नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज डिस्कशन। आज का डेट है 25 ऑफ जनवरी 2023। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाले पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट if you at all want to access the current affair modules and of course Assam related current affairs, then yes you can directly contact on to these numbers. आपको इस numbers पे directly contact करने के बाद आप कैसे you will be attending the hard copies. Every information will be given to you and the you know copies of these magazines are very limited to us, right? So आप जल्दी से अगर हो सके तो आप अपना कॉपीज बुक पे करवा सकते हैं। चलिए सबसे आगे बढ़ने से पहले और भी एक छोटा सा न्यूज जो डिस्कस करने वाला हूँ। 3rd of February, यस 3rd of February is the date जब हमारा करंट अफेयर रिकॉर्डेड क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, राइट? सो इफ यू एट ऑल वांट टू एक्सेस टू इट then yes you have to pay this much amount, and again for that as well you need to contact on to the same numbers for any sort of more information regarding the same. आते हैं सीधा जंप करते हैं हम लोग अपने करंट अफेयर्स के न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहला जो यहाँ पे अफेयर्स है करंट अफेयर्स वो है अंडमान आइलैंड्स, जिसको परमवीर चक्र रेसिपिएंट्स के नाम पर दिया जा रहा है। सो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेमिंग किया 21 लार्जेस्ट, माफ कीजिएगा, लेट मी कम आफ्टर दिस, so 21 largest unnamed islands of Andaman and Nicobar after इंडिया के जो 21 परमवीर चक्र अवार्डीज है ना उनके ऊपर में, राइट? सो ये जो सेरेमनी जिसमें पीएम मोदी ने इसका नामकरण किया था, सो यस इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ पराक्रम दिवस। नाउ ये अपने आप में करंट अफेयर्स न्यूज बन जाता है दैट पराक्रम दिवस जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है किन हमारे फ्रीडम फाइटर के बर्थ एनिवर्सरी पे वो किया जाता है। सो द आंसर विल बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है? सो जस्ट रिमेंबर दैट। ओके, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अगर थोड़ा हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि अगेन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज बिकमिंग वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। सो उनकी जन्म हुई थी 23 जनवरी 1897 में। कहां पर? कटक में। नाउ ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय विवेकानंद के टीचिंग से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। इनफैक्ट वो स्वामी विवेकानंद को अपने स्पिरिचुअल गुरु भी मानते थे, राइट? नाउ ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद जी जो थे ना चंद्र बोस जी के स्पिरिचुअल गुरु थे, बट वहीं पर इनके पॉलिटिकल मेंटोर या फिर पॉलिटिकल गुरु जो थे ना वो थे चित्तरंजन दास। नाउ दिस क्वेश्चन ऑफन आई हैव सीन दिस coming in your paper as well, right? So yeah, you should remember these things. Okay, आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा जो कुछ न्यूज़पेपर जिनसे ये जुड़े हुए थे अपने लाइफ में, जैसे स्वराज नाम का एक न्यूज़पेपर था, ये तो उनका अपना ही न्यूज़पेपर था, बट साथ ही साथ यह एडिटर भी थे एक न्यूज़पेपर में जो क्या चित्तरंजन दास जी के द्वारा लाया गया था, एंड दैट नेम ऑफ दैट न्यूज़पेपर वाज फॉरवर्ड, राइट? सो रिमेंबर इट। ओके, इन्होंने बहुत सारे स्लोगन दी थी, बहुत फेमस भी हुई है वो स्लोगन, जैसे जय हिंद, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, राइट? चलो दिल्ली, इत्माद, इत्तेफाक एंड कुर्बानी, दैट इज फेथ, यूनिटी एंड सैक्रिफाइस। अब बताओ कल को अगर ये क्वेश्चन ही आ गया दैट फेथ, यूनिटी एंड सैक्रिफाइस है ना, दैट इज इत्माद, इत्तेफाक एंड कुर्बानी, ये किन नेशनलिस्ट लीडर के द्वारा ये स्लोगन दिया गया था? सो योर आंसर शुड बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑलराइट, बोस वॉज द फर्स्ट पर्सन, इन्होंने पहला ऐसा इंसान थे जिन्होंने एड्रेस किया था महात्मा गांधी को एज अ फादर ऑफ द नेशन, राइट? ये भी अपने लिए बहुत, देखो हर एक पॉइंट में विश्वास कीजिए आप मेरा, हर एक पॉइंट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आप उसके वेट देके समझ ही पा रहे हो। ही अपोज द मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। जी हाँ, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहां पे क्लियरली लिखा पढ़ा होगा दैट उसमें इंडिया का डोमिनियन स्टेटस मांगने की बात की गई थी, तो इन्होंने क्लियरली वो चीज अपोज किया था। और क्यों अपोज किया था? क्योंकि इनको चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण आजादी। नाउ ही आल्सो बिकम द कांग्रेस प्रेसिडेंट 1938 वाले सेशन में, जो हरिपुर का सेशन हुआ था उसमें वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, एंड ही फाउंडेड अ न्यू पार्टी, और उन पार्टी का नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। इस फॉरवर्ड ब्लॉक से इन्होंने कंसोलिडेट करने की कोशिश की थी पॉलिटिकल लेफ्ट जो कि बंगाल में जनरेट हुई थी, राइट? ओके, नेक्स्ट जो दोस्तों यहां पे मैं न्यूज देख रहा हूं, यह है एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज। नाउ स्विट्जरलैंड, जी हां, स्विट्जरलैंड
पहला मेंबर हो गया है जिन्होंने फॉर्मली सबमिट किया है उनके एक्सेप्टेंस। माने स्विट्जरलैंड जो है ना, ये एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी को एक्सेप्ट कर रही है, और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का न्यू एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी, जिससे पेव किया जाएगा फॉर द वे फॉर द हिस्टोरिक एग्रीमेंट ऑन ओशनिक सस्टेनेबिलिटी टू इंटर इनटू एक्सपोर्ट्स। देखो अभी ये जो एग्रीमेंट जो साइन किया जाएगा ना, अगर पूरे देशों के साथ पूरी दुनिया अगर इसको साइन कर ले, सो कहा जा रहा है दैट इट विल बी एक्टिंग एज द फर्स्ट, आई कैन से दैट फर्स्ट एग्रीमेंट एज सच, जो क्या ओशन सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नाउ कहा जा रहा है, क्लियरली बात है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 2/3 ऑफ मेंबर की एक्सेप्टेंस चाहिए अगर इस एग्रीमेंट को हमें इफेक्ट एक्चुअली में लाना है ग्राउंड में, तो राइट। ये एग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्रेंस में, जो क्या 2022 को जेनेवा में हुआ था, राइट। वैसे ही इट इज द फर्स्ट WTO एग्रीमेंट, ध्यान दीजिएगा, पहला ये वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट है फॉर द इन्वायरमेंट, एंड सेकेंड एग्रीमेंट जो क्या रीच किया गया है एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंसेप्शन हुआ था, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल द फिशरी सब्सिडी डू नाउ, इस फिशरी सब्सिडी से क्या फायदा मिलने वाला है? पहली बात तो ये प्रोहिबिट करेगा सब्सिडीज फ्रॉम बीइंग प्रोवाइडेड फॉर इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। देखो IUU फिशिंग, ये की टर्म है जो क्या बहुत बार मैंने न्यूज में देखा है, इनफैक्ट आई हैव आल्सो डिस्कस्ड इट इन पास्ट एज वेल। सो ये है क्या, देखो इन IUU फिशिंग मतलब होता है इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग, है ना। अब ये जो हाई सीज है ना, हाई सीज मतलब समझ रहे हो, जैसे अगर कोई भी कोस्ट, जैसे इंडिया का कोस्टल रीजन ले लो, राइट। सो कोस्टल रीजन से 12 नॉटिकल माइल तक जो है वो क्या होता है, टेरिटोरियल सी। 24 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, कॉन्टिगुअस जोन। 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना, है ना। तो ये जो अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर वाला जो पोर्शन है ना, उसको हाई सीज कहा जाता है ना। ये कॉमन सी होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल वर्ल्ड, राइट। सो हाई सीज में, माफ कीजिएगा दोस्तों, या सो जैसे मैंने बोल रहा था, हाई सीज में इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग को जो है एक नकल कसा जाएगा, मैं बोल सकता हूं, क्योंकि अभी तक क्या होता था ना, फिशिंग सब्सिडीज तो मिलती थी, बट उन सब्सिडीज से ये इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग्स बहुत ज्यादा होती थी, जो क्या कहा जा रहा है दैट अभी ये चीज बहुत हद तक घट जाएगी। एक ट्रांजिशन पीरियड अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज वैसे डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को अलाउ किया जाएगा एक ट्रांजिशन पीरियड, जो क्या होगा 2 साल का। जैसे सोचो अगर ये अगर अडॉप्ट कर लिया गया ना WTO मेंबर्स के द्वारा पूरा, तो क्या होगा दैट ओके, डेवलप्ड कंट्रीज तो जैसे आज अगर अडॉप्ट करें तो दे हैव टू फॉलो द डिक्टेट्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, राइट। बट डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा विंडो दिया जाएगा, ऑफ कोर्स, है ना। एंड वही बोला गया, फंड फॉर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू दिस, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया का स्टैंड क्या है इस ओवरऑल एग्रीमेंट को लेकर, राइट। सो इंडिया की अगर स्टैंड की बात करें तो जी हाँ, इंडिया ने क्लियरली बोला, देखो भाई हम लोग तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानते हैं। इसके तहत मत क्या है, इसके तहत है डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, जो क्या पास्ट में इस टाइप के सब्सिडीज बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया, तो दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। इनफैक्ट इंडिया, उन लोगों को भी समझना पड़ेगा दैट इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट फिशिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया का, और कहीं ना कहीं हम लोग बार बार बोलते हैं दैट हमारा जो ब्लू इकोनॉमी है, दैट इज जो ओशन से जो हम लोग इकोनॉमिकल वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है, अंडर पोटेंशियल है। अभी भी देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ चांस जो कि हम लोग फ्यूचर में इस चीज को एक बड़े लार्ज बिजनेस वेन्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो यही बोला गया दैट इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिशिंग प्रोड्यूसिंग country of the whole world, and India aims to achieve a target of producing around इतना million metric tons of fisheries by this year, right? So सवाल होता है that इस चीज का बेनिफिट इंडिया को कैसे मिलेगा, तो अनडाउटेडली, क्योंकि यहां पे बोला गया that लार्ज स्केल जो इलीगल, अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड जो फिशिंग्स है, उसको कहीं ना कहीं ये चेक करती है, तो ये कहीं ना कहीं डिप्राइव भी करेगी कोस्टल कंट्रीज को जैसे इंडिया from the fishing resources, thereby significantly impacting the livelihood of our fishing communities. इससे हमारी fishing communities की भी जो livelihood है, that will also be taken care of indirectly, क्योंकि again उनको तो नुकसान हो जाता था ना, क्योंकि हमारे फिशरीज
I mean, the government were not allowing this illegal, unreported and unregulated fishing, right? So इससे indirectly दूसरे देश तो ये सब करते थे, तो उनको फायदा होता था, हमारे फिशरीज को फायदा नहीं होता था, राइट? बट अब से वो चीज हमारे को भी फायदा होने वाला है, राइट? नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द डेटाबेस ऑन म्युनिसिपल बॉन्ड। नाउ मार्केट रेगुलेटर हमारे कौन है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, राइट? एंड सेबी ने ही लॉन्च किया है एन इंफॉर्मेशन डेटाबेस ऑन म्युनिसिपल बॉन्ड। नाउ ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है म्युनिसिपल बॉन्ड का? दैट इससे अवेयरनेस किया जाए, मतलब लोगों के दरमियान जो है ना अवेयरनेस को और भी ज्यादा जनरेट किया जाएगा, राइट? एंड एफर्ट्स लगाए जाएंगे टू डेवलप द बॉन्ड मार्केट, क्योंकि हमारे देश में जो बॉन्ड मार्केट है वो भी काफी ज्यादा अभी तक अंडर पोटेंशियल ऐसा बोला जाता है। दिस कैन बी, क्योंकि देखो अल्टीमेटली म्युनिसिपल बॉन्ड जो है ना उसको जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा निकाली जाती है, सो दैट पीपल कुड गेट टू नो अबाउट इट, राइट? क्योंकि अभी तक क्या है ना दैट ये सबको जैसे हम सोचो मेरे को अगर महाराष्ट्र के बॉन्ड्स खरीदने हैं, राइट? सो यही सब एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जिससे क्या ये सब चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, इस प्रोसेस को और भी ज्यादा इजी किया जा सके, राइट? उसी लिए इसके बारे में बात मतलब सेबी ने काफी ज्यादा एक्शन लिया है एंड दे वांट्स टू डू इट, राइट? म्युनिसिपल बॉन्ड्स होते क्या है? बॉन्ड्स और शेयर्स के बीच में डिफरेंस पता है? इकोनॉमी में तो पढ़ा ही होगा ना। एनीवेज, शेयर्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है एबीसी, राइट? आपने मेरे कंपनी का शेयर लिया, राइट? मतलब आप एक शेयर होल्डर हो, मेरे कंपनी का एक टुकड़ा, आप छोटा एक मालिक हो गए, काइंड ऑफ। एग्जैक्टली मालिक तो नहीं, एक शेयर होल्डर हो गया, मतलब मेरा कंपनी है उसका आप एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर हो गया, राइट? दैट इज कॉल्ड शेयर, राइट? ओके। अब ये जो है ना आपका म्युनिसिपल बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड मार्केट क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? जैसे अगर सोचो मेरी कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो या तो मैं शेयर मार्केट में जा रहा हूं, आप शेयर खरीद लो, ठीक है, चलो उसमें अगर मेरा कंपनी आगे बढ़ेगा आप भी आगे बढ़ोगे, मेरा कंपनी डूबेगा तो आप भी डूबोगे, समझ रहे हो? अब एक क्या होता है? म्युनिसिपल बॉन्ड्स या फिर इन जनरल बॉन्ड्स क्या होता है? मेरे को अगर पैसे चाहिए, मैंने बोल दिया दैट सर आप मुझे पैसे दे दो, 100 रुपए आप मुझे दे दो, मैं आपको एक साल बाद 110 रुपए दे दूंगा, है ना? वो मेरे कंपनी डूबे या उठे, मेरे को 10 रुपए ही देना है आपको एक्स्ट्रा, राइट? समझ रहे हो बात? तो बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ लो। बॉन्ड का कॉन्सेप्ट मतलब एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है आपको एक्स्ट्रा मैं दूंगा ही। शेयर में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। शेयर में मेरा कंपनी का वैल्यूएशन अगर घट गया तो आपको कम पैसे मिलेंगे उसके रिटर्न। जैसे अगर 100 रुपए आपने दिए थे तो 50 रुपए भी आपको मिल सकता है, 40 रुपए भी मिल सकता है, 1 रुपए भी मिल सकता है अगर डूब गया तो मेरा कंपनी। और मेरा कंपनी अगर करोड़पति हो गया तो आपको वो 100 रुपए का लाख रुपए भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरा बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चलो ये ठीक है। अब अगर इसी सेक्टर में मेरा कंपनी अगर नहीं, सोचो बॉन्ड अगर दे दिया था तो मेरा को कंपल्शन हो जाएगा, नहीं मैं 100 का 108 रुपए आपको दूंगी। तो ये चीज है, राइट? सो म्युनिसिपल बॉन्ड जो है ये डेब्ट सिक्योरिटीज होती है एंड these are issued by either states or cities or countries या फिर कोई दूसरे गवर्नमेंटल एजेंसीज के द्वारा भी दिया जाता है ना, जिससे फंड करे वो अपने डे टू डे ऑब्लिगेशंस और फाइनेंस कर सके अपने कैपिटल प्रोजेक्ट्स को। जैसे अगेन स्टेट का, सिटीज का, कंट्रीज का अपने कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनको पैसे नहीं और मिलते हैं तो उसको फाइनेंस करने के लिए, जैसे स्कूल्स को बनाना, हाईवेज को बनाना, सीवर सिस्टम्स को बनाना, राइट? सो बेंगलुरु फ्लोटेड द फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड इन द ईयर 1997। सो दिस इज आल्सो फैक्चुअल थिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। नाउ म्युनिसिपल बॉन्ड्स के भी टाइप्स होते हैं, एक है रेवेन्यू बॉन्ड, एक है जनरल बॉन्ड। रेवेन्यू बॉन्ड मतलब टोल रोड, टोल ब्रिजेस के लिए जो है वो कलेक्ट किया जाता है। जनरल बॉन्ड ऑब्लिगेशंस मतलब कि जनरल सिविक एमिनिटीज को पूरा करने के लिए, जैसे पब्लिक स्कूल्स बनाना या फिर रोड्स बनाना, इस टाइप के एक्टिविटीज, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं दोस्तों महाबली फ्रॉग के बारे में। महाबली फ्रॉग नाउ अभी जो है ना, मतलब ये स्टेट फ्रॉग ऑफ केरला घोषित होने वाला है, राइट? सो महाबली फ्रॉग इसीलिए बहुत ज्यादा न्यूज में है दैट ये स्टेट फ्रॉग ऑफ केरला घोषित होने वाला है। सो अगर IUCN रेड डाटा लिस्ट में देख लीजिएगा, इसका जो लिस्ट किया हुआ है ये एज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट किया हुआ है, राइट? ये पर्पल फ्रॉग भी कहते हैं एंड इसको पिग्नोस फ्रॉग भी कहते हैं एंड इट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट फ्रॉग स्पीशीज जो क्या एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में, ठीक है? सो जस्ट रिमेंबर अबाउट दीज थिंग्स। ओके, सो नेक्स्ट जो अगर हम न्यूज देख लेते हैं वो है INS वगीर के बारे में। इसको कमीशन किया जा रहा है इंडो इंडियन नेवी, राइट? इसीलिए ये न्यूज में है। नाउ ये इसकी अगर INS वगीर की अगर बात करें, ये लेटेस्ट सबमरीन है जो क्या
जिसका नाम मिला है फ्रॉम द अर्स्टवाइल वागीर। अब देखो ये भी एक सबमरीन ही था पहले, जो क्या नेवी में इंडक्ट किया गया था बिटवीन, आई मीन इस समय तक काम कर रहा था, ठीक है। इसको शैंड शार्क भी कहा जाता है, और ये सबमरीन इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेल्थ और फियरलेस है ये। नाउ ये क्या है भैया, देखो इट कम्स विद द फीचर जैसे एडवांस एकॉस्टिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक। देखो क्या होता है ना, ये जो सबमरीन है ये ओशन के नीचे चलती है, राइट। अब क्या होता है, दुश्मन का जो है ना रडार सोनार जो है उसको पकड़ ले सकता है, ठीक है। अब ये जो सबमरीन है ना वगीर, इसकी इतनी टेक्नोलॉजी है, जब सामने से जो कोई अगर सोनार के जो साउंड वेव्स आ रहा है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको बाउंस बैक करेगा ही नहीं, समझ रहे हो, मतलब दुश्मन भी धोखा खा जाएगा इससे, समझ रहे हो। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ आ जाते हैं दोस्तों एमसीक्यू में। कल का जो एमसीक्यू पूछा गया था पहले तो उसको देख लेते हैं। पूछा गया था आईआरईडीए के बारे में। दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही थे, तो यस बोथ आर द करेक्ट आंसर। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है वह है, Mahabali frog was recently seen in news. It is evident to be elevated as the state frog of which among the following states of India? पहला है केरला, दूसरा है आंध्रा, तेलंगाना या फिर गोवा। नीचे कमेंट सेक्शन में अगेन अपने आंसर्स बिल्कुल लिखेगा। We will be waiting for your answers to come up. This was all about the discussion for today's class, guys. Thank you very much for today's discussion. Thank you.